हेलो एवरीवन। BHIC 134 में दोस्तों यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं। इस यूनिट का नाम है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना। तो यहाँ से हर बार 20 नंबर का सवाल और 10 नंबर का सवाल आता है। 20 नंबर का सवाल लास्ट टाइम आया था कि बंगाल में ब्रिटिश विजय की प्रक्रिया बताइए, 20 नंबर का सवाल था। और 10 नंबर के सवाल आते हैं यहाँ से सिराजुद्दौला और अंग्रेज, या फिर मीर जाफ़र और अंग्रेज, या फिर मीर कासिम और अंग्रेज। तो सबसे पहले परिचय पढ़िए। 1750 ईस्वी तक मुगलों की राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक सैन्य शक्ति का पतन हो गया था अंग्रेजों द्वारा। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया तथा बक्सर का युद्ध 1764 के जीतने के बाद उनकी भारत में राजनीतिक तथा आर्थिक पकड़ मजबूत हो जाती है। इस तरह से 1764 ईस्वी के बाद औपनिवेशिक शासन का भारत में प्रारंभ होता है। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल देखें तो यानी कि 1757 से पहले का बंगाल में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा यहाँ अच्छी व्यापारिक संभावना के कारण ब्रिटिश डच फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली जैसी विदेशी शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अंततः विजय अंग्रेजों की होती है। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुएं थी सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम एवं सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान इत्यादि। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए, भारत में निर्यात होने वाला कुल सामान का 60% बंगाल से ही निर्यात होता था, अतः सभी विदेशी शक्तियां बंगाल पर अपना अधिकार जमाते हुए आकर्षित हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव जिनका नाम था सुल्तानती, कलकत्ता, गोविंदपुर में जमींदारी वार्षिक 1200 रुपये देकर के प्राप्त की। यानी कि 3 गांवों पर अब वो राजस्व वसूल सकते थे, आयात निर्यात कर सकते थे यहाँ से, और 1 साल के 1200 रुपये मुगल सम्राट को देने पड़ते थे तथा इन 3 गांवों को मिलाकर आगे कलकत्ता बना। और यहाँ पर व्यापारिक प्रशासनिक कार्यों हेतु यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। एक किले का नाम है फोर्ट विलियम। सम्राट फर्रुखसियर के शाही मुगल फरमान मतलब आदेश से अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। मुगल काल में ही डचों अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियों को या फिर व्यापारिक फैक्ट्रियों को स्थापित किया। यहाँ व्यापारिक फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे कोई सामानों का कोई उत्पादन नहीं होता था, यहाँ पर तो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियाँ चलती थी। 17वीं शताब्दी में ही अंग्रेज बंगाल में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। कंपनी मुगलों को 350 पाउंड, जिसका मूल्य भारतीय मुद्रा में देखें तो 3000 रुपये वार्षिक अदा करती थी मुगलों को, ठीक है, व्यापार के बदले 1 साल में। मुगलों में प्रांतीय सूबेदार तथा अंग्रेजों के बीच बंगाल के राजस्व पर अक्सर मतभेद होते थे। उदाहरण, मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खान अंग्रेजों को मिलने वाले राजस्व अधिकार की सुविधाओं से खुश नहीं था, क्योंकि इससे मुगल शाही खजाने में पर्याप्त धन नहीं पहुंच पाता था। इस मतभेद के कारण अंग्रेजों ने मुगलों से युद्ध लड़ा और अंत में अंग्रेज विजय हो जाते हैं। मुगल सम्राट को भी अंग्रेजों तथा शक्तिशाली गुटों के बीच संतुलन बनाना होता था, क्योंकि एक तरफ मुगल सम्राट कानून व्यवस्था एवं राजस्व संग्रह हेतु प्रांतीय सूबेदारों पर निर्भर होता था, दूसरी तरफ बढ़ते कंपनी के दबाव से यह अंग्रेजों की मांग मानने से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर पाते थे। मुगल सम्राट की यहाँ पे बात चल रही थी। बंगाल में आम आदमी कृषक जमींदारों के शोषण से दुखी था तथा इनको मुगल प्रशासन की तरफ से भी कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी। बंगाल पर ब्रिटिश विजय पढ़ते हैं 1757 से 1765 की प्रक्रिया। 1757 से 1765 तक बंगाल की गद्दी पर सिराजुद्दौला मीर जाफर मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था, लेकिन ये नवाब अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए थे। 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि की सहायता से अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश पढ़ते हैं, यहाँ से 10 नंबर का सवाल आता है दोस्तों। औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुलीन खान का था। दीवान का काम होता था यानी कि दरबार के प्रत्येक दिन के कार्य देखना तथा राजस्व वसूल करना। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का नायक सूबेदार मतलब दीवान से एक बड़ी पोस्ट थी नायक सूबेदार, तो फर्रुखसियर ने इसकी योग्यता को देखते हुए बंगाल का नायक सूबेदार तथा उड़ीसा का सूबेदार बना दिया। नायक सूबेदार से भी बड़ी पोस्ट है सूबेदार, ठीक है, तो दीवान से बड़ी नायक सूबेदार से सूबेदार, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान की योग्यता के कारण 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर को मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार व दीवान बना दिया गया। मुर्शिद ने अब स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि मुगलों से इसने सारे संबंध नहीं तोड़े थे। इसने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। अलीवर्दी खान 1739 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को गद्दी से हटा देता है
और अब वह बंगाल में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है, यानी कि वो मुगलों से अब संबंध विच्छेद कर लेता है, मुगलों को कोई बात नहीं मानता है। अलीवर्दी खान ने मुगलों से अपने संबंध तोड़ लिए। अलीवर्दी खान ने बंगाल का अगला अगला उत्तराधिकारी, क्योंकि उसके संतान नहीं थी, इसलिए अलीवर्दी खान ने बंगाल का अगला उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया और नवाब सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है। प्रारंभिक शासन के वर्षों में सिराजुद्दौला का निम्न लोगों ने विरोध किया था। घसीटी बेगम जो कि इसकी मौसी थी, और शौकत जंग इसका मौसेरा भाई था। अंग्रेज और कुमार शक्तिशाली गुट के कुछ लोग थे, जैसे कि जगत सेठ, कुमार राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ और राय वल्लभ। जगत सेठ, राय वल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर, अमीचंद। तो इन लोगों ने विरोध किया था शासन के प्रारंभिक वर्षों में सिराजुद्दौला के अंग्रेजों के साथ लगातार संबंध बिगड़ते जा रहे थे, जिसके निम्नलिखित कारण थे। सिराजुद्दौला बंगाल में मिलने वाली व्यापारिक सुविधाओं से खुश नहीं था। सिराजुद्दौला की आज्ञा के बिना ही अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी शुरू कर दी। कंपनी के अधिकारियों ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया, जिससे बंगाल के राजस्व को नुकसान होता था। सिराजुद्दौला के शत्रु को कृष्णदास सिराजुद्दौला का शत्रु था, तो कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण देती थी, इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज हो गया था। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए। साथ ही अंग्रेजों को डर था कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के साथ में गठबंधन अथवा दोस्ती करके बंगाल में अंग्रेजों के अधिकारों को कम कर सकता है। तो 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पर हमला करके उस किले पर कब्जा कर लिया। 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने दोस्तों 146 अंग्रेजों को मात्र एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेजी बचे थे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल कहा जाता है। जनवरी 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वापस फोर्ट विलियम किले पर कब्जा कर लिया। तब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि, जो कि 1757 में हुई थी, इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं। अंग्रेजों को पुनः बंगाल में व्यापारिक अधिकार मिले, अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु धन मिले, अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्के डालने की अनुमति मिले। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के शत्रुओं के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत की। 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना प्लासी के मैदान में उतर जाता है। मीर मदान एवं मोहनलाल जैसे व्यक्तियों ने सिराजुद्दौला के प्रति वफादारी निभाई। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ युद्ध में निष्क्रिय खड़े रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अंततः मीर मदान, जो कि इसका साथी था सिराजुद्दौला का, वह मारा जाता है। तो लास्ट में सिराजुद्दौला भी भागकर मुर्शिदाबाद चला जाता है। वहाँ मीर जाफर के बेटे मीरान, ठीक है, मीरान इसका कत्ल कर देता है। किसका? सिराजुद्दौला का। वादे अनुसार मीर जाफर ने 24 परगना, यह कलकत्ता में या बंगाल में एक क्षेत्र का नाम है 24 परगना, तो वादे अनुसार मीर जाफर ने 24 परगना की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दी थी। और चूंकि प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने कहा था मीर जाफर को कि अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें बंगाल के नवाब की गद्दी दे देंगे। साथ ही अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिल गया। बंगाल में दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, यानी कि बंगाल के दरबार में एक राजाओं के नवाबों के कार्यों को देखने के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट की भी नियुक्ति की गई थी। इस तरह से अंग्रेजों का हस्तक्षेप है वो बंगाल के दरबार में बढ़ने लग गया था। कंपनी के जो व्यक्ति थे वो भी निजी व्यापार पर अब स्वतंत्रता उनको मिल गई थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भी कंपनी कर रही थी भारत में, और कंपनी के जो कारिंदे थे, कंपनियों के जो कर्मचारी व्यक्ति थे, वो भी निजी व्यापार कर रहे थे। मीर जाफर व अंग्रेज पढ़ते, यहाँ से भी 10 नंबर का सवाल आया है। तो प्लासी के युद्ध से पहले मीर जाफर ने अंग्रेजों की सहायता करने का वादा किया था। वादे मुताबिक अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी को मीर जाफर को उपहार स्वरूप दे दी थी। साथ ही उसने अंग्रेजों को नजराने के रूप में 17,50,000 रुपये दे दिए थे। चूँकि अंग्रेज थोड़े स्वार्थी थे और धन के ही लालच में वह बंगाल की गद्दी पर किसी भी नवाब को बिठाते थे, तो मीर जाफर ने भी इनको कुछ पैसे दिए। शासन के आरंभिक वर्षों में मीर जाफर ने निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया। मिदनापुर के जो राजा थे राम सिन्हा तथा पूर्णिया के जो जमींदार थे, उन्होंने नवाब मानने से मीर जाफर को इनकार कर दिया। मीर जाफर के सैनिक जो थे वो वेतन मिलने से खुश नहीं थे, नाराज थे। तो राय दुर्लभ ने मीर जाफर के प्रति वफादारी भी नहीं निभाई। यह अंग्रेजों से जा मिला था। कौन? शक्तिशाली गुट का एक सदस्य था राय दुर्लभ, वह अंग्रेजों का साथ दे रहा था और मीर जाफर के प्रति वफादारी नहीं निभा रहा था। आलम शाह भी मीर जाफर को पसंद नहीं करता था। मुगल सम्राट का एक बेटा है आलम शाह। तो अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर से और अधिक धन की मांग की गई। नोट, साथ ही अंग्रेजों को यह भी डर था कि मीर जाफर डच कंपनी की मदद से बंगाल से अंग्रेजों को जो अधिकार मिल रहे थे बंगाल में, वह कम कर सकता है। नीदरलैंड के व्यापारी, नीदरलैंड की जो कंपनी थी डच कंपनी, उसके साथ में मिल करके। इसी बीच मीर कासिम की महत्वाकांक्षा बढ़ती है और वह भी बंगाल का नवाब बनने की कोशिश में जुट जाता है। कलकत्ता का नया गवर्नर वानसीटार्ट भी मीर कासिम के ही पक्ष में था। अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को कहा गया कि अगर वह अंग्रेजों को अतिरिक्त धन देगा तो उसे भी बंगाल का नवाब अंग्रेज बना देंगे।
अंततः बंगाल में सैन्य विद्रोह शुरू हुआ और मीर जाफर की जगह बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया तथा मीर जाफर को 15,000 रुपये देकर पेंशन देकर उनको कलकत्ता भेज दिया गया। मीर कासिम व अंग्रेज, यहाँ से भी सवाल आया 10 नंबर का BHIC 134 में यूनिट नंबर 3 से। तो मीर कासिम जैसे ही बंगाल की गद्दी पर बैठा तो इसने सिलहट जो कि बांग्लादेश में है वर्तमान में, चूने के व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा दे दिया। इसने अंग्रेजों को नजराने के रूप में अत्यधिक धन दिया। यहाँ पर दोस्तों मीर कासिम की बात करें, मीर कासिम और अंग्रेज, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्दावान मिदनापुर चिटगांव है बांग्लादेश में है अभी, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान और मिदनापुर चिटगांव दे दिया। अंग्रेजों से खुद को सुरक्षित करने हेतु उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली। इसने यूरोपियन पद्धति से ही अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया। अपने मनपसंद के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए। पुराने जो सरदार थे उनको दरबार से निकाल दिया। किसने? मीर कासिम ने। तो बिहार का जो उपसूबेदार था रामनारायण, वह मीर कासिम के प्रति वफादार नहीं था। कंपनी व इसके अधिकारियों ने दस्तक एक व्यापारिक पास होता था जो कि व्यापार से मिलने वाली सुविधाओं में काम आता था। और तो दस्तक पत्र का अंग्रेजी अधिकारियों ने दुरुपयोग किया जिससे मीर कासिम को घाटा होता था। अतः निरंतर मतभेद बढ़ने के कारण मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच में 3 छोटे छोटे युद्ध होते हैं। 1763 ईस्वी में ही लड़े गए। करवा युद्ध, गिरिया युद्ध और उदोनला का युद्ध। ठीक है, तो तीनों ही युद्ध में मीर कासिम बुरी तरह से परास्त होता है। अंत में मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम जो कि मुगल बादशाह थे उनके साथ में बातचीत करता है और अब तीनों की संयुक्त सेनाएं हैं वो अंग्रेजों से भिड़ेगी। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी से बक्सर का युद्ध शुरू होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है कैप्टन मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में, और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है तथा तीनों राजा हार जाते हैं। यहाँ पर 2 संधि होती है। इलाहाबाद की संधि जो कि प्रथम संधि मानी जाती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। इसी के ठीक 4 दिन बाद में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। नोट: बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी से हटा दिया गया तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। हालांकि इस समय मीर जाफर है वह दोस्तों थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और कुछ समय बाद में प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण वह मर जाता है। इसके बाद इसके छोटे बेटे नजीमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि उसके बाद उसके छोटे बेटे नजीमुद्दौला वह भी मात्र कठपुतली था। तो दोस्तों मीर जाफर का जो छोटा बेटा था नजीमुद्दौला उसको बैठाया गया, लेकिन नजीमुद्दौला वह भी अंग्रेजों की मात्र कठपुतली था। अब संधि की शर्तें पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रथम इलाहाबाद की संधि की शर्तें: मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों को बंगाल व बिहार उड़ीसा की दीवानी देनी होगी। बदले में अंग्रेजों को भी शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक देने होंगे। कंपनी को अवध के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कड़ा व इलाहाबाद क्षेत्र देने होंगे। कड़ा एक क्षेत्र का नाम है और इलाहाबाद भी क्षेत्र का नाम है। तो कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध के नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश कंपनी को सिराजुद्दौला द्वारा 2 क्षेत्र देने पड़ेंगे, कड़ा व इलाहाबाद। ठीक है, तो शाह आलम को बंगाल का नया नवाब नजीमुद्दौला भी स्वीकार करना होगा। द्वितीय इलाहाबाद की संधि देख लेते हैं। यह रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच में होती है। इसकी शर्तें निम्नलिखित हैं। कंपनी की सुरक्षा हेतु अंग्रेजी सेना की जो टुकड़ी है वह अब अवध में रहेगी और उस अंग्रेजी सेना के रखरखाव का जो खर्चा है वह नवाब सिराजुद्दौला को ही देना पड़ेगा। तो नवाब को अंग्रेजों को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देने होंगे एवं कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की भी छूट देनी पड़ेगी। इलाहाबाद व कड़ा को छोड़कर दोनों क्षेत्रों को अवध के जो शेष क्षेत्र थे वो नवाब को वापस कर दिए जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के पास में 2 क्षेत्र बचे थे, इलाहाबाद और कड़ा। ठीक है, और वापस जो क्षेत्र अंग्रेजों ने लिए थे नवाब सिराजुद्दौला से वह वापस दे दिए नवाब को, अवध के 2 क्षेत्र। ठीक है, अवध के 2 क्षेत्र तो अंग्रेजों के पास से, इलाहाबाद और कड़ा, और बाकी अवध के जो क्षेत्र थे वह नवाब सिराजुद्दौला को वापस कर दिए गए। अवध अंग्रेजों के ही अधीन अब माना जाएगा। निष्कर्षतः अंग्रेजों के बंगाल में अब विजय की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न होती है। तो आपका 20 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है और 10 नंबर के जो छोटे छोटे 3 सवाल थे वो भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक नया टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में ही, राजनीतिक रूपांतरण की व्याख्या। तो दोस्तों 1757 से 65 तक अंग्रेजों ने अवध और बंगाल के नवाब तथा मुगलों की शक्ति कम करके बंगाल में राजनीतिक क्रांति ला दी थी। ठीक है, नवाबों के हार की मुख्य वजह उनका अभिमान यानी कि घमंड, उनका लालच, पारिवारिक विद्रोह का समाधान नहीं कर पाना, नवाबों में आपसी विश्वासघात था। अंग्रेजों द्वारा नवाबों से अधिक व्यापार विशेषाधिकारों, उपहार, धन मांगने तथा नवाबों की आज्ञाओं के उल्लंघन करने के कारण प्लासी व बक्सर जैसे युद्ध लड़े गए। तो दोस्तों राजनीतिक रूपांतरण की व्यवस्था यानी कि 1757 और 1764 युद्ध के बाद में
भारत की जो राजनीति है उसमें परिवर्तन आता है। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सामानों के आयात निर्यात पर छूट दे दी थी, पर न कंपनी के अधिकारी को यह छूट मिल रही थी। ठीक है, देखो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने सिर्फ कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को आयात निर्यात पर छूट मिलेगी, कंपनी के जो कर्मचारी उनको आयात निर्यात पर छूट नहीं मिलेगी। बाद में कंपनी के कुछ कर्मचारी भी चोरी छुपे व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार करने लगे, जिससे बंगाल के राजस्व को घाटा हुआ, मुगल सम्राट को भी घाटा हुआ। इससे बंगाल के नवाब अंग्रेजों से हार गए। ठीक है, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सामानों के आयात निर्यात पर छूट दी थी, पर कंपनी के अधिकारियों को छूट नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये तो सेम ही पॉइंट है दोस्तों। नया पॉइंट पढ़ते हैं। प्लासी व बक्सर युद्ध हेतु निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी। क्यों हुआ था ये दो युद्ध? जगत सेठ, अमीचंद कुमार राय दुर्लभ जैसे अमीरों ने नवाबों के साथ में गद्दारी की थी। कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, कंपनी लगातार विस्तार चाहती थी और नहीं चाहती थी कि व्यापार पर या आयात निर्यात पर उनको किसी प्रकार का पैसा वो बंगाल के नवाब को देना पड़े। नवाबों की दूरदर्शिता में कमी, यानी कि वो दूर की बातें हैं वो सोच नहीं पाए, इसलिए युद्धों में हारे गए। कंपनी द्वारा बिना पूछे किलों की किलेबंदी करना, जैसे कि कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी की गई थी। नवाबों द्वारा पुराने प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर दरबार में नए अधिकारियों की नियुक्ति करना, जिससे पुराने अधिकारी नाराज हो गए तथा उन्होंने एक शक्तिशाली गुट बना करके नवाब के विरुद्ध ही अंग्रेजों की सहायता की। इन्हीं परिस्थितियों के कारण बंगाल की राजनीति का रूपांतरण होता और अंग्रेज है वो भारत की सर्वोच्च शक्ति अब बन जाते हैं। अंग्रेजों की सफलता का क्या महत्व, लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में। प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्णतया राजनीतिक व सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे नवाबों की बंगाल पर पकड़ कमजोर हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को बंगाल के व्यापार से लगभग हटा दिया था। बंगाल व बिहार उड़ीसा के राजस्व पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों की इस जीत से उन्होंने भारत पर शासन करने हेतु एक मजबूत आधारशिला को तैयार किया कि भाई जब प्लासी का युद्ध जीत गए, बक्सर का युद्ध जीत गए, तो अब वो भारत पर भी शासन कर सकते थे। उत्तरी भारत की सर्वोच्च सत्ता अब अंग्रेज बन गए थे तथा भारत की भी अब सर्वोच्च सत्ता अंग्रेज बन गए थे। ठीक है, तो इस तरह से भारत पर अंतिम मुस्लिम शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, जिससे भारतीय समाज की संस्कृति राजनीति पर इसका असर पड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट कर लिया BHIC 134 में, जिसमें हमने सुजाउद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और अंग्रेज ये सब पढ़े हैं। तो बंगाल में ब्रिटिश विजय की प्रक्रिया भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इस वीडियोज़ को बार बार देखें। ठीक है, यहाँ से सवाल कंफर्म आएगा 20 नंबर का या फिर 10 नंबर का। थैंक यू सो मच।